हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर मीनू और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि फॉरेस्ट किसे कहा जाता है और जो हमारा इकोसिस्टम है उसको कितने कंपोनेंट्स और कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अगर ओवरऑल बात की जाए इकोसिस्टम को कितने कंपोनेंट्स में या फिर कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो इसे बनने के बेसिस पे प्राकृतिक और मैनमेड यानी मानव निर्मित दो भाग में डिवाइड किया गया है, मीन्स नेचुरल एंड मैनमेड। अब नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसमें पॉन्ड इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम, द एस्चुराइन इकोसिस्टम, द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा मैनमेड इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे क्रॉपलैंड इकोसिस्टम के विषय में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के विषय में। तो चलिए बात करते हैं आगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है। फॉरेस्ट आर फाउंड इन ऑल द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी फॉरेस्ट हैं विश्व के सभी भागों में मिलते हैं। अबाउट 31% ऑफ आवर लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वो पूरा करीब करीब 31% जो पूरे विश्व का जो भाग है उसे आच्छादित किए हुए हैं। वेयर सफिशिएंट मॉइस्चर इज अवेलेबल एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो, दैट एरिया इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट। ऐसा कोई भी एरिया जहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही सूटेबल हो, वाटर की अवेलेबिलिटी हो, ह्यूमिडिटी भरपूर हो, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट हो, वैसा एरिया जो होता है वो बहुत ही सूटेबल होता है फॉरेस्ट के प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस फॉरेस्ट एज अ लैंड विथ मोर देन 10% एरिया, मोर देन 0.5 हेक्टेयर एरिया अंडर ट्री कवर। अब हम लोग अगर FAO की बात करते हैं यानी फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने फॉरेस्ट को डिफाइन किया है, ठीक है, फॉरेस्ट की परिभाषा दी है कि वन किसे कहा जाएगा। तो ऐसा कोई भी एरिया, ऐसा कोई भी भूभाग जिसका 10% एरिया जो है वो ट्रीज के अंडर है, मतलब ट्री जो है पूरा आच्छादित है उस एरिया में, जितने भी वृक्ष हैं वो वृक्षाच्छादित प्रदेश है, उसे हम वन कहते हैं। सो फॉरेस्ट इज अ टाइप ऑफ हैबिटेट और बायोम विच हैज़ हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज। तो हम लोग जब भी फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ऐसा इमेज आता है कि कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट ट्रीज हैं, जहाँ बहुत सारे वृक्ष मिल रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो वन प्रदेश है यानी फॉरेस्ट है वो बना कैसे। अगर हम लोग कहते हैं अचानक से तो फॉरेस्ट ओरिजिनेट नहीं हुए हैं ना, वो टाइम बहुत सैकड़ों साल, मतलब बहुत अरबों साल लगे हैं फॉरेस्ट को अपने अभी वर्तमान प्रारूप में आने में। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि हाउ द फॉरेस्ट वेर इवॉल्व्ड, कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ है। द इवोल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग सिल्यूरियन पीरियड। तो ये जो फॉरेस्ट अभी हम लोग देखते हैं, वन प्रदेश जो देखते हैं, इसका जो उद्भव हुआ है वो सिल्यूरियन पीरियड में हुआ है, अबाउट 420 मिलियन ईयर्स एगो, जो कि 420 मिलियन जो ईयर्स है वो उतने पूर्व उसका जो इसका इवोल्यूशन हुआ। फर्स्ट फॉरेस्ट वेर डोमिनेटेड बाय जाइंट हॉर्सटेल्स, क्लब मॉसेस एंड फर्न्स दैट स्टूड अप टू 40 फीट टॉल। जो स्टार्टिंग के जो फॉरेस्ट थे ना वो मोस्टली टेरिडोफाइट्स जो थे उनकी वजह से बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े जाइंट साइज के टेरिडोफाइट्स मिलते थे, जिन्हें हम लोग जाइंट हॉर्सटेल्स, क्लब मॉसेस इत्यादि इत्यादि की श्रेणी में रखते हैं। अब जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, ठीक है, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया मीन्स इवोल्यूशन कंटिन्यूज एंड इन लेट पैलियोज़ोइक एरा। अब लेट पैलियोज़ोइक एरा जो था उसमें क्या हुआ, उसमें जिम्नोस्पर्म्स अपीयर्ड हुए। सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले टेरिडोफाइट्स आए वेस्कुलर प्लांट्स में, उसके बाद आए जिम्नोस्पर्म्स। और बाय द ट्राइएसिक पीरियड 245 टू 208 मिलियंस ईयर्स एगो जिम्नोस्पर्म्स आर डोमिनेटेड इन द फॉरेस्ट।
अब करीब करीब 245 से 2005 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, मतलब इतने जो थे, इतने वर्षों पूर्व जो ये फॉरेस्ट थे ना, ये जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं, नेकेड सीड प्लांट्स, ठीक है, वो सभी इस फॉरेस्ट में डोमिनेट करते थे। किस समय करते थे? पैलियोजोइक ईरा में। इन द क्रिस्टेशियस पीरियड during 144 to 65 millions ago, the first flowering plants means angiospermic plants appeared, ठीक है, करीब करीब 144 से 65 मिलियंस ईयर्स एगो, यानी 65 मिलियन ईयर जो था उतने पूर्व के समय में, जबकि क्रिटेशियस पीरियड चल रहा था, उस समय पहले एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो थे वो ओरिजिनेट हुए, वो इवॉल्व हुए, ठीक है, और उन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि उनका वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते थे, और जो ट्रीज थे वो, और उनमें फ्रूट जो था वो कवर्ड होता था, यानी फ्रूट के अंदर सीड होता, सीड जो था वो कवर्ड होता था, ठीक है, तो फ्रूट के अंदर होता था। दे इवॉल्व टुगेदर विथ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स डोमिनेटिंग द लैंडस्केप बाय द एंड ऑफ द पीरियड। और ये जो ट्रीज या हम लोग कह सकते हैं फॉरेस्ट जो धीरे धीरे बन रहा था, इसका जो इवोल्यूशन था ना वो अकेले नहीं था, ठीक है, इसके साथ साथ जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक है, ये सभी भी डोमिनेट कर रहे थे, मतलब ये सभी भी साथ साथ इवॉल्व हो रहे थे उस वन में, यानी उस फॉरेस्ट में। एंड ऑफ द पीरियड, कौन से पीरियड? क्रिटेशियस पीरियड के एंड तक। अब इन प्लिस्टोसीन आइस एजेस, अब जो आइस एज आया, प्लिस्टोसीन आइस एजेस था, उस समय सरफेस ऑफ द अर्थ हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और प्लिस्टोसीन तक जो हमारा जो फॉरेस्ट जो लैंड था, यानी अर्थ जो था, ठीक है, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से ये डोमिनेट हो चुका था, यानी कवर हो चुका था। आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स द क्लाइमेट चेंज्ड एंड टेम्परेट फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और उसके सैकड़ों साल के बाद, ठीक है, उसके करोड़ों साल के बाद ये क्या हुआ कि ये पूरा जो टेम्परेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ना, ये पूरा ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को ये सराउंड कर लिया, मतलब कवर कर लिया, ठीक है। तो मतलब इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है फॉरेस्ट ट्रीज का। पहले कौन आए? पहले सबसे पहले आए टेरिडोफाइट्स, उसके बाद आए जिम्नोस्पर्म, उसके बाद आए जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, ठीक है, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और ये सभी डोमिनेट किए करीब करीब प्लिस्टोसीन आइस एज तक। पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो था वो डोमिनेटिंग ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है उसे ये कवर हो चुका था। अब चलिए बात करते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरेस्ट की, कि हम लोग कुछ किस किस कैरेक्टर के बेसिस पे किसी भी एक जो पॉपुलेशन है ट्रीज का या कुछ ग्रीनरी है उसे ये मानते हैं कि ये फॉरेस्ट है। मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो फॉरेस्ट को हम लोग जिसकी वजह से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला है एज पर डेफिनेशन, जैसा हम लोगों ने फॉरेस्ट के डेफिनेशन में पढ़ा कि इसमें ट्रीज डोमिनेट होने चाहिए, तो सबसे पहला जो इसमें का जो कैरेक्टर होगा वो है ट्री डोमिनेटिंग हैबिटेट। मतलब फॉरेस्ट जो होगा उसमें ट्रीज जो है ना वो डोमिनेट करेंगे। फॉरेस्ट आर मोस्टली डोमिनेटेड बाय लार्ज प्लांट्स लाइक ट्रीज। सम रेन फॉरेस्ट ट्रीज आर अटेन a lot of height to get more sunlight। और हम लोग बहुत बार ऐसे वन में या जंगल में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं, यानी पेड़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको सनलाइट जो है वो चाहिए होता है, उसके लिए कंपटीशन होता है वहाँ। दूसरा है लार्ज कैनोपी कवर। अब जितने बड़े वृक्ष उतना ही उनका बड़ा कैनोपी रहेगा। कैनोपी मीन्स जो भी पेड़ हैं स्टेम के बाद में उसका जो पूरा लीफ वाला जो एरिया है जो पूरा ग्रीन दिखता है, फॉलिएज एरिया, उसको हम लोग कहते हैं कैनोपी। तो द टॉप ग्रीन फॉलिएज ऑफ द ट्रीज मीन्स प्लांट क्राउन्स आर रेफर्ड एज कैनोपी। प्लांट क्राउन सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द लैंड। और ये क्या करते हैं ना, ये एक इंटरमीडिएट का या इंटरफेस का काम करते हैं, जो कि लैंड का जो कनेक्शन है और एटमॉस्फेयर के कनेक्शन है उसको वो उसमें इंटरमीडिएट का काम करते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से वहाँ पर फॉलिएज है कैनोपी में, और फॉलिएज जो है वो गैसेस एक्सचेंज
में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर से एक कनेक्टिविटी बनाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी वेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। ठीक है, और हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि इस कैनोपी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे फॉरेस्ट को क्लासीफाई तक किया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और कैनोपी पर ये भी डिपेंड करता है कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होगा वहाँ पे। और दूसरी चीज़ है कि ये जो पूरा जो कैनोपी यानी जो भी फॉलिएज है उसका डायमेंशन कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि जो ग्राउंड लेवल है यानी सॉइल है उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है। डिफरेंस इन द बायोलॉजिकल स्पीशीज, उसके अलावे जो भी ट्रीज स्पीशीज जिस भी पर्टिकुलर फॉरेस्ट में प्रेजेंट रहते हैं उसके बायोलॉजिकल स्पीशीज की बेसिस पर भी उसके जो फॉलिएज हैं उसका शेप और साइज डिपेंड करता है। कैनोपी सपोर्ट्स अ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और ये जो कैनोपी है, ये ब्रांचेस फॉलिएज जो है, ये बहुत सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एनिमल्स एज वेल एज और भी जो क्लाइंबर हैं, प्लांट में भी बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज हैं, एपीफाइट्स हैं, वो सभी को ये कैनोपी वाला जो रीजन है ये सपोर्ट करता है। थर्ड जो कैरेक्टर है दैट इज सफिशिएंट वाटर, द सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। किसी भी फॉरेस्ट को डेवलप होने के लिए उसका जो वाटर साइकिल है वाटर एनवायरनमेंट का, वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। और ये वाटर साइकिल की वजह से फॉरेस्ट भी ग्रो करता है एज वेल एज ये पूरे वाटर साइकिल को ये कंट्रोल भी करता है। दिस रेन वाटर फॉर्म्स पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट रिसीव सफिशिएंट रेन्स टू सपोर्ट द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन इट। ठीक है, अब ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट फॉर्म्स पॉन्ड्स एंड जो फॉरेस्ट में जो वाटर जनरेट होता है, फॉरेस्ट हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट की वजह से जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी प्रोवाइड होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, उसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है और उस क्लाउड से फिर से रेन होता है और रेन वाटर का सोर्स, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली फॉरेस्ट जो है वो सोर्स ऑफ रेन वाटर है। और इस रेन वाटर जहाँ पर भी लॉक्ड होंगे वो उसकी वजह से पॉन्ड और स्ट्रीम्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। इस तरीके से वाटर का बैलेंस जो है एटमॉस्फेयर में या फिर जो हमारा जो लैंड है इस पे मेंटेन रहता है। अब थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज रिच बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट में जो डाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब जो भी लिविंग बीइंग वहाँ प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही रिच होता है और डाइवर्स मतलब वहाँ पर बहुत सी विभिन्नताएं होती हैं ना, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, वहाँ बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। So, forests are one of the major habitat which supports the great biodiversity of life that any other habitat। जितने भी habitat type को हम लोग देखते हैं उसमें सबसे different मतलब diversity जो है वो forest में present होता है। This attributed to easy availability of food and shelter। ये क्यों होता है? क्योंकि forest जो है बहुत ही easy shelter और food बहुत abundant amount में provide करता है different variety of living beings को। Local tribal people depends on the forest for almost their all needs। ठीक है, जो भी बहुत सारी ह्यूमन के रेसेस हैं डिफरेंट जो कि बहुत सारी प्रजाति हैं ह्यूमन की जो कि रहते हैं फॉरेस्ट में, अभी भी रहते हैं, और वो जो भी फॉरेस्ट में रहने वाले जो भी ट्राइबल्स हैं, एबोरिजिन्स हैं, उनको फॉरेस्ट से ही सारा उनका जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज न्यूट्रिएंट रिच फॉरेस्ट फ्लोर। यानी फॉरेस्ट फ्लोर कैसा होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होगा, यानी न्यूट्रिशनल सॉइल वहाँ पर प्रेजेंट होगा। फॉरेस्ट फ्लोर इज कंपोज्ड ऑफ फॉलन लीव्स, स्टेम्स, ट्विग्स एंड ब्रांचेस। फॉरेस्ट का जो फ्लोर है वहाँ चूँकि बहुत सारे जो भी फॉलिएज हैं वो आफ्टर मैच्योर, जब मैच्योर हो जाएंगी लीव्स, स्टेम्स या फिर ट्विग्स, तो क्या होगा, वो गिर जाएंगी, ज़मीन पे गिरेंगी, जिसकी वजह से जो सॉइल और उसके बाद उनका डिकम्पोजिशन होगा इन द सॉइल। ठीक है, सॉइल में उनका डिकम्पोजिशन होगा और कुछ समय के बाद ओवर अ टाइम पीरियड दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। अब ये क्या करेगा, ये जो डिकम्पोजिशन के बाद में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे और उसकी वजह से जो ये पूरा जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा और ये जो ट्रीज हैं उनके ग्रोथ को, लग्जरियंट ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अ फॉरेस्ट फ्लोर ऑल्सो कंटेन्स
organic and inorganic substances as well as various living organisms such as fungi, bacteria and many other microorganisms. अब ये जो फॉरेस्ट का जो ह्यूमस कवर है, ठीक है, ये फॉरेस्ट का जो ह्यूमस कवर है ये प्रमोट करेगा डिफरेंट टाइप के सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. The forest floor has a significant role in the transfer of nutrient in the life cycle of the forest ecosystem. अब फॉरेस्ट फ्लोर जो है ना उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल है. और ये रोल क्यों है? क्योंकि चूंकि यहाँ पर बहुत सारे डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स सॉइल में रह रहे हैं और बहुत सारे सेप्रोफाइट्स रह रहे हैं, तो ये क्या करते हैं ना कि ये न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन कराते रहते हैं, डिफरेंट जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से सिंपल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक न्यूट्रिएंट का साइकिल वो मेंटेन रखते हैं, तो जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. अब नेक्स्ट जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं फॉरेस्ट का वो है वेरिएशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी में बहुत ही वेरिएशन होता है. देखिए फॉरेस्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उसमें ट्रीज का कंपोजिशन होगा, लेकिन कुछ कुछ एरिया ऐसा भी होता है फॉरेस्ट का जहाँ पर ट्री का जो डेंसिटी है वो कम होगा, अदर प्लांट्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, या कुछ ओपन होंगे, कुछ बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होंगे, ठीक है. तो इसके बेसिस पे कि कितना जो फॉलिएज, जो डेड फॉलिएज कवर है वो सॉइल में जा रहा है या फिर जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पर उसका लिटर फॉलिंग हो रहा है और डेड रिमेन्स कितने मिल रहे हैं वहाँ पर जो डिकम्पोजर्स हैं उन्हें, उसकी बेसिस पे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है फॉरेस्ट में, ठीक है, वो डिफर करती है. तो हर एक फॉरेस्ट में उसका जो सॉइल है ना उसका जो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है. द सॉइल ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट इज फर्टाइल whereas the soil of tropical rainforest has poor quality because of torrential rain which erodes the soil nutrients before it absorbed by the plants. ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट सॉइल होता है यानी सॉइल फर्टिलिटी होती है वो टेम्परेट फॉरेस्ट की होती है, क्योंकि वहाँ पर जो लीफ फॉल है वहाँ बहुत होता है, अच्छे से होता है, और वहाँ जो टेम्परेचर है ना वो मॉडरेट रहता है. तो ये बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है डिकम्पोजर्स के लिए और डिकम्पोजिशन जो है वो फास्ट होगा. अब ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी ऑलमोस्ट उससे भी फास्ट ही डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि इसमें चूँकि अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट होते हैं ना वो सदाबहार टाइप के होते हैं, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, तो उसमें लीफ लिटर का फॉलिएज जो है वो गिरता भी कम है ग्राउंड पे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट वो एवरग्रीन है. लेकिन जो गिरते भी हैं ना वो अगर ह्यूमस वहाँ फॉर्मेशन हो रहा है फर्टाइल सॉइल का, तो हर दिन वहाँ पर बहुत ही तेज बरसात होती है, जिसकी वजह से जो अपर सॉइल होता है ना, अपर मोस्ट जो फर्टाइल सॉइल है वो इरोड हो जाता है, उसका इरोजन हो जाता है. और इससे पहले कि वो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर रह पाएँ और प्लांट्स के रूट्स या फिर उसको एब्जॉर्ब कर पाएँ, उससे पहले ही वो वहाँ से इरोड हो जाता है. तो जिसकी वजह से जो आपका जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ का सॉइल क्वालिटी जो है वो पुअर होता है. नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम. जो फॉरेस्ट है ये यहाँ पर जो इकोसिस्टम है इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. फॉरेस्ट आर अमॉन्ग्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड. Coniferous forest have the simplest structure while deciduous forest and tropical rain forest are more complex. अगर हम लोग फॉरेस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का मतलब है कि प्रोड्यूसर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे वहाँ पे, और जो कंज्यूमर्स होंगे ना उनमें भी बहुत सारे लेवल ऑफ कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, इस तरीके से बहुत सारे कंज्यूमर्स भी प्रेजेंट होंगे और मेनी बहुत सारे डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं. तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है फॉरेस्ट का. और इसमें भी अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो जो भी कोनीफेरस फॉरेस्ट है उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम होती है, थोड़ा सा सिंपल होता है वो एज कंपेयर टू डेसिडिवस एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अब हमने फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में जाना. अब हम लोग बात करते हैं कुछ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन फॉरेस्ट के विषय में कि कितने टाइप के हैं, कितना उसका
फॉरेस्ट कवर क्या है इंडिया में और क्या क्या फैक्टर्स हैं सारे जो इसको कंट्रोल करते हैं। तो थोड़ा सा इस पे हम लोग इसकी जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हम इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के विषय में। तो पहले आते हैं हम लोग फॉरेस्ट ऑफ इंडिया पे। तो अकॉर्डिंग टू 2019 रिपोर्ट, जो रिसेंट रिपोर्ट है सबसे फॉरेस्ट के विषय में, इंडियन फॉरेस्ट के विषय में, तो द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इज 21.67% ऑफ इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल एरिया। इंडिया का जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है उसमें 21.67% जो है वो फॉरेस्ट है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2019। Depending upon the forest factors like temperature, available water and soil condition, the forest of India can be classified into 5 major types, each having its own characteristic flora and fauna। और सबका अपना अपना 5 different types के मेजर different types के ये फॉरेस्ट इंडिया में प्रेजेंट है। इसके अंडर भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं और सभी जो भी टाइप्स है फॉरेस्ट का उसका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक फ्लोरा एंड फौना है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स जो है हर एक फॉरेस्ट में उसके अपने स्पेशलाइज एनिमल्स होते हैं। तो ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दूसरा है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तीसरा है टेम्परेट फॉरेस्ट, चौथा है अल्पाइन फॉरेस्ट, पांचवा है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये 5 प्रकार हैं पूरे जो इंडिया में फॉरेस्ट के मिलते हैं। अब इन 5 प्रकार को भी अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें सब टाइप्स में, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट एंड ड्राई ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये सभी जो सब टाइप्स हैं ये सभी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के हैं। अब अगर हम लोग सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डिवाइड करना चाहेंगे तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन 3 प्रकार में हम लोग सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अब टेम्परेट फॉरेस्ट भी यहाँ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं इंडिया में। पहला है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, दूसरा मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, थर्ड है ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। ये 3 प्रकार जो हैं ये टेम्परेट फॉरेस्ट के हैं। इतने टाइप के इंडिया में फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं या अभी भी हैं। अब आते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट पे। तो अल्पाइन डिजर्ट, ठीक है। अब डिजर्ट में जैसा प्लांट्स और जो भी वहाँ का इकोसिस्टम है वो हो गया अल्पाइन डिजर्ट में। सेकंड हो गया अल्पाइन मीडोज एंड थर्ड हो गया मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। अल्पाइन डेजर्ट, अल्पाइन मीडोज एंड मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट। अब इसके बाद एक स्पेशल टाइप के फॉरेस्ट इंडिया में आते हैं जिसे कंसीडर करना बहुत ही जरूरी है, दे आर मैंग्रोव फॉरेस्ट। और इसका एग्जाम्पल है सुंदरबंस, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट वैसे फॉरेस्ट है जो डेल्टाई रीजन में या एश्योरियन रीजन में जो है, एश्योरीज के लिए अपना उसका इकोसिस्टम है। तो ये जो फॉरेस्ट है वो डेल्टाई रीजन में प्रेजेंट होंगे जहाँ पर हेलोफाइटिक स्पीशीज जो हैं, ठीक है, वहाँ पर जो सलाइन वाटर अवेलेबल होगा, स्वाम्प होंगे बड़े बड़े, उसमें बहुत सारे हेलोफाइटिक प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो इन सभी जो ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट है। अभी हम लोग इंडिया के मैप में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इसका मैप है कि कहाँ कहाँ फॉरेस्ट का कंपोजिशन है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न जो बेल्ट है यहाँ पर फॉरेस्ट का कंपोजिशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावे साथ ही साथ जो हिमालयन बेल्ट है, यहाँ पे हिमालय का जो मिडिल वाला जो एरिया है, मिडिल हिमालय, ये पूरा यहाँ पर भी फॉरेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं। उसके अलावे ये हम लोग देख सकते हैं वेस्टर्न घाट का रीजन है, फिर साउथ में यहाँ नीलगिरी हिल्स वाला रीजन है। उसके अलावा थोड़े थोड़े स्कैटर्ड फॉरेस्ट जो हैं वो आपका जो ईस्टर्न घाट है उसमें भी प्रेजेंट है। इसके अलावे जो मिडिल जो इंडिया है, मिडिल इंडिया में यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, इसके अलावा उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये वाला भी एरिया जो है यहाँ पर भी बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं वो हैं, ठीक है। और ये जो ट्रॉपिकल रीजन है,
ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के इस रीजन से पार होता है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये जहाँ झारखंड में रांची के करीब और हम लोग देखते हैं, तो वो पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। उसके आसपास के जो भी फॉरेस्ट हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। और इंडिया में मोस्टली ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट की अधिकता है। इसके अलावा अल्पाइन फॉरेस्ट जो हिमालयन रीजन है उसमें वहाँ पर प्रेजेंट है। और हिमालयन रीजन में ही हम लोग जितने भी टेम्परेट टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट, वो सभी भी हिमालयन रीजन में यहाँ प्रेजेंट है। अल्पाइन फॉरेस्ट के भी जितने टाइप्स है वो भी हिमालयन रीजन में प्रेजेंट है। डिपेंड्स अपॉन द एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालय माउंटेन। जो भी हिमालय है उसके एल्टीट्यूड्स के बेसिस पे ये फॉरेस्ट जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। उसके अलावा हम लोग अगर इक्वेटोरियल यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वो साउथ इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं, नीलगिरी हिल्स और ईस्टर्न घाट जो वाला एरिया है, वहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट जो हैं वो मिलते हैं। और ये सभी ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये देख लिया कि किस किस रीजन में इंडिया के किस टाइप के जो भी फॉरेस्ट हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की, कि फॉरेस्ट जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स के विषय में स्टडी करते हैं, तो आखिर इसका महत्व क्या है, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, तभी तो हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम के विषय में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले फॉरेस्ट आर कॉमनली रेफर्ड एज लंग्स ऑफ द अर्थ। अब फॉरेस्ट जो है ना वो फेफड़े के समान काम करते हैं। फेफड़े क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं बॉडी का। तो उसी तरीके से जो फॉरेस्ट होते हैं ना वो पूरे अर्थ के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो कंज्यूम करते हैं। इस तरीके से वो क्या होता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को वो मेंटेन करते हैं, जैसा कि लंग्स हमारा करता है हमारी बॉडी के लिए। फॉरेस्ट प्रोड्यूस मैसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इनेबल्स अदर ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेथ। अब जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, हम लोग जानते हैं कि O2 का जो कंजम्पशन या फिर इवोल्यूशन, कंजम्पशन नहीं, हम लोग यहाँ फोकस करते हैं इवोल्यूशन पे। तो इवोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही कर सकते हैं, ह्यूमन और जितने भी एनिमल्स हैं वो सिर्फ कंज्यूम कर सकते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू द डाइवर्स एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज एंड एनरिचेस बायोडाइवर्सिटी। अब हम लोगों ने देखा कि फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक के समय में हम लोगों ने ये भी देखा कि फॉरेस्ट जो होता है ना वो बहुत ही शेल्टर, मतलब बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। क्यों प्रमोट करता है, क्योंकि वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। फॉरेस्ट टू प्रोवाइड ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स विच हैज़ मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट एंड यूज टू ट्रीट वेरियस एलिमेंट्स। अब फॉरेस्ट जो है ना वो पूरा क्या है, पेड़ पौधे का खजाना है। ठीक है, अब खजाना है और हम लोग जानते हैं कि ईच एंड एवरी प्लांट्स हैज़ अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। जितने भी प्लांट्स होते हैं वर्ल्ड में उसमें से कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहती ही है। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट के प्लांट हैं इनसे बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स यानी बीमारियों के लिए दवा मिलता है, जिसे हम लोग हर्बल मेडिसिन्स कहते हैं। और इसे सिर्फ हर्बल ही नहीं, अभी हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे एलोपैथ की जो मेडिसिन हैं वो भी इनसे प्रिपेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल क्विनिन की हम लोग बात कर लें, बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है और ये सिनकोना ट्री से मिलता है। ठीक है, और जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर विच इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड फर्नीचर्स। फॉरेस्ट जो है वो टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो पेड़ का जो स्टेम है, मतलब जो स्टेम होता है, स्टेम इन द सेंस उसका जो शूट वाला एरिया है, जब वो लकड़ी मतलब मैच्योर हो जाता है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है, थिक हो जाता है, तो वो पूरा जो है वो हाँ उससे हम लोगों को टिम्बर मिलता है, जिससे हम लोग घर के खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर ये सभी बनाते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मेंटेन वाटर साइकिल, चेक ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, फॉरेस्ट का और क्या काम है कि अब जो उसका जो रूट है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कराता है और वाटर साइकिल को मेंटेन कराता है। जैसा कि मैंने बताया था कि फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और क्लाउड की वजह से रेनफॉल होता है।
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि रेनफॉल होने से टेम्परेचर भी पर्टिकुलर किसी एरिया का कम होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, तब ये बहुत बड़ा रीज़न है। और डिफरेंट गैसेस जो हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो अब जो फॉरेस्ट हैं वो क्या करते हैं कि O2 का इवोल्यूशन कराते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग कराने वाले जो गैसेस हैं उनके लेवल को चेक किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग को। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जेनरेट लॉट्स ऑफ कैपिटल विच इन टर्न्स इंक्रीजेज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। और एक नया ही अभी पैशन है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का। लोग जंगलों में जाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, वहाँ पर उनको रिफ्रेशमेंट मिलता है, बहुत ही मेंटल रिफ्रेशमेंट भी होता है, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जेनरेट होता है। फॉरेस्ट स्टिल हार्बर वेरियस स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड। और हम ये भी जानते हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, जो इतने डेंस हैं कि अभी तक ह्यूमन का इंटरफेरेंस बहुत ही कोर एरिया में नहीं हो पाया है अभी भी। और बहुत सारे ऐसे नए नए वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, मतलब नए नए इंडिविजुअल्स हैं, स्पीशीज़ हैं, जिनका अभी भी जो डिस्कवर होने के इंतज़ार में है, जिनकी अभी तक डिस्कवरी भी नहीं हुई है। तो फॉरेस्ट अपने अंदर वैसे भी अननोन स्पीशीज़ को अपने अंदर में समेटे हुए हैं। तो अब अगर किसी भी फॉरेस्ट का इतना इमेंस इम्पॉर्टेंस है हर एक फील्ड के लिए, लाइफ के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए और डिफरेंट ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम उस फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है उसे हम लोग समझें, उसे बारीकी से समझें कि पूरा जो हम लोगों ने अभी तक फॉरेस्ट, ओवरऑल फॉरेस्ट के इतने सारे चीज़ों को जाना, ठीक है, उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, किसे किस तरीके से किन किन कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है, और उसके पूरे इकोसिस्टम को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के विषय में। तो द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर एज फॉलोज। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में दो टाइप के उसके जो इकोसिस्टम है उसमें दो प्रकार के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, एक होगा अबायोटिक कंपोनेंट्स, जो कि नॉन लिविंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं फॉरेस्ट के वो सभी अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे, और जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सभी बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे। तो पूरे जो कंपोनेंट्स हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम को, उसको हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी ये डिपेंड करते हैं, जो कि नॉन लिविंग कंडीशंस को वो मतलब वो नॉन लिविंग कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो जितने भी नॉन कार्बनस कंपाउंड है वो हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग लिविंग बीइंग में पाए जाने वाले जो कार्बन कंपाउंड्स है उसके विषय में ज़्यादा हम लोग बात करते हैं। अब क्लाइमेटिक रेजिम्स में टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स हो गए, रेन हो गया, विंड हो गया, उसके अलावा जो सनलाइट की इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, ये सभी हम लोग क्लाइमेटिक रेजिम्स में देखते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स जो है, बायोटिक कंपोनेंट्स की बात की जाए तो पूरे बायोटिक कंपोनेंट्स को उसके बेसिस पे कि वो कौन फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, या अपना फूड अपने बना सकता है, उसके बेसिस पे हम लोग उसे ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्योंकि इसमें ऑटोट्रॉफिक किन टाइप के लिविंग बीइंग को कहते हैं या बायोटिक कंपोनेंट्स को कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो फूड है और अपने लिए खुद बना सकते हैं। अब जो हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने फूड के लिए यानी न्यूट्रिशन के लिए वो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स को हम लोग कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंज्यूमर्स वो हैं जो कि प्रोड्यूसर्स पे, मतलब दोनों ही हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों ही तरीके से। अब कुछ अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए अगर समझने के लिए,
तो जो एग्जाम्पल्स हैं आपका इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स, दीज आर सेल्फ नरिशिंग कंपोनेंट्स विच कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक, और इसे प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है ना, सोलर एनर्जी जो है उसको ट्रैप करेगा और उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा और उसे शुगर के फॉर्म में अपने में स्टोर कर लेता है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें तो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स जो हैं वो सभी ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में आते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस को कर पाते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स की, तो हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे आपके एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी जितने भी एनिमल्स हैं ये क्या करेंगे, यूटिलाइज द फूड स्टोर्ड बाय द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। जितने भी ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हैं मीन्स जो प्लांट्स हैं वो अपना जो फोटोसिंथेसिस के बाद में जो शुगर को अपने बॉडी में स्टोर करेंगे तो इन प्लांट्स को ये फीड करेंगे, प्लांट्स पे फीड करेंगे और उसके बाद में डिफरेंट जो ट्रॉफिक लेवल है वो जेनरेट होता है और रीअरेंजेस इट एंड फाइनली डिकम्पोजेज द कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें जो डिकम्पोजर्स हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, तो जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को उसको डिकम्पोज कर देंगे इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब कुछ हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ डियर देख सकते हैं हम लोग, डिफरेंट एनिमल्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं जो कि हम लोग एग्जाम्पलीफाई करते हैं फॉर हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट के फॉर्म में। अब हम लोग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम को अगर डिटेल में जानते हैं कि हु आर द प्रोड्यूसर्स कौन कौन हैं, तो प्रोड्यूसर्स में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी मतलब सबसे फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फॉरेस्ट आर ट्रीज विच मे बी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। द ट्रीज इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ब्रॉड लीफ्ड एंड लीफ फॉल इज इरेगुलर। अब जो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर ब्रॉड लीफ्ड ट्रीज होंगे, वेयर इज इन टेम्परेट डेसिडिवस फॉरेस्ट ये डेसिडिवस प्रकार के होंगे, पतझड़ वाले होंगे। वी फाइंड पाइन्स विथ नीडल्स लाइक लीव्स विच फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। और जो डेसिडिवस फॉरेस्ट होंगे उनके जो ट्रीज होंगे वो अपनी पत्तियों को गिरा देंगे गर्मियों के आने से पहले। इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट द ट्रीज आर विथ ब्रॉड लीव्स which obstruct the light from reaching the ground. Thus, only shade-tolerant species such as bamboos, ferns and shrubs survive at the lower level of forest. अब देखिए जब भी प्रोड्यूसर्स फॉरेस्ट में होते हैं ना वो डिफरेंट सबस्ट्राटा जो डिफरेंट स्ट्राटा फॉर्म करते हैं, मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ वेजिटेशन यूनिक होता है, उसके बाद जो मिडिल हाइट के जो ट्रीज होते हैं उनका कैनोपी का एक स्ट्राटा होता है, उसके बाद जो बहुत लंबे ट्रीज होते हैं उनके कैनोपी का एक स्ट्राटा, मतलब डिफरेंट लेयर्स में वे सारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। द टू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेन्स एंड एपीफाइट्स। ठीक है, और बहुत सारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट में बहुत डिफरेंट तरीके के लिपटने वाले पौधे यानी क्लाइंबर्स और वेन्स वो प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा कुछ इपीफाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और इपीफाइटिक प्लांट्स कौन हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज के जो ब्रांचेस होंगे, बड़े बड़े ट्रंक जो होंगे, ब्रांचेस होंगे, उस पर ये ग्रो करते हैं और इनका जो रूट होता है ना वो सॉइल को टच नहीं करता है। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें इपीफाइट कहते हैं। और ये इनमें रूट यूजुअली एब्सेंट रहता है या फिर लेस डेवलप रहेगा, और ये ना एक तरीके का या तो एरियल रूट जो होता है उसको जेनरेट करते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक होता है यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है एनवायरनमेंट से। अब कुछ अगर एग्जांपल्स के हम लोग ट्रीज के एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ हम लोग ब्यूटिया मोनोस्पर्मा देख सकते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। उसके अलावा शौर्या रोबस्टा, ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट में ये ट्रीज, और ड्राई एंड वेट दोनों ही जो एवरग्रीन प्लस डेसिडिवस फॉरेस्ट दोनों में ही ये स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इंडियन रेडवुड प्लांट आप यहाँ देख सकते हैं जो कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रीज प्रोड्यूसर्स के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की तरफ। द मैक्रो कंज्यूमर्स, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं मैक्रो और माइक्रो कंज्यूमर्स में। तो मैक्रो कंज्यूमर्स में जितने भी बड़े एनिमल्स हैं वो आएंगे, और माइक्रो कंज्यूमर्स में जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, ठीक है, लीफ है, हॉपर्स हैं, वो सभी माइक्रो कंज्यूमर्स में आएंगे। उसके बाद में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
और स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डिकम्पोजर में आएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह हैं और बग्स हैं वो सभी आएंगे माइक्रो कंज्यूमर्स में। और जितने एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, बड़े एनिमल्स, वो सभी आ जाएंगे आपके मैक्रो कंज्यूमर्स में। और इनका पूरा एक कॉम्बिनेशन यानी पूरा डाइवर्सिटी होती है कंज्यूमर्स की एक फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में। अब अगर हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स मतलब कंज्यूमर्स की भी बात करें तो कंज्यूमर्स जो है, पूरा जो हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स है इसे कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स में डिवाइड किया गया है। कंज्यूमर्स को हमने देखा पहले कि कंज्यूमर्स में बहुत ही डाइवर्सिटी होती है, और बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, चूंकि उनमें इतनी डाइवर्सिटी है तो यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है कंज्यूमर्स का। वे डिवाइड होते हैं इनटू प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स एंड अदर कंज्यूमर्स में, इतने टाइप्स में डिवाइड होते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स में किस टाइप के एनिमल्स होंगे? जितने भी हर्बीवोरी एनिमल्स और इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो मैक्रो कंज्यूमर्स हो चाहे वो माइक्रो कंज्यूमर्स हो, लेकिन वो अगर डायरेक्टली प्लांट पे फीड करते हैं, दे आर नोन एज हर्बीवोर्स। उसके बाद में आ जाएंगे प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स जिसे हम लोग टॉप लेवल कार्निवोर्स भी कहते हैं, फिर आएंगे डेट्रीवोर्स, और उसके बाद आ जाएंगे डिकम्पोजर्स। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स फॉरेस्ट में मिक्स होकर करके भी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे एक के बाद एक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कंज्यूमर्स को। अब सबसे पहली बात है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है ना, दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स। ये फर्स्ट ऑर्डर के कंज्यूमर्स हैं, स्ट्रिक्टली हर्बीवोर्स एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। एग्जाम्पल्स हम लोग बात करते हैं तो डियर है, रैबिट है, रोडेंट्स है, गॉट है, काऊ है, मतलब जितना भी हम लोग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं जो कि सारे के सारे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होंगे, वैसे एनिमल्स होंगे जो कि जो प्लांट हर्बीवोर्स जो होते हैं ना, उनको उन पर फीड करेंगे, उन्हें खाएंगे। दीज आर सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स फीड ऑन हर्बीवोर्स। ये सभी क्या है? जो प्राइमरी कार्निवोर्स है ना, वो सभी फ्लैश ईटर हैं, नॉट द हर्बीवोर्स, मतलब हर्ब्स ईटर्स नहीं हैं, लेकिन वो खाएंगे किसको? जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होंगे उन्हें। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे क्रो है, फॉक्स है, कैट है, डिफरेंट टाइप से कैट के वेराइटीज़ वाले जो भी हैं, उसके अलावा जो स्नेक्स हैं वो सभी आपके प्राइमरी कार्निवोर्स में आएंगे। नेक्स्ट कंज्यूमर में हम लोग देखते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स को। टर्शियरी कंज्यूमर में आ जाएंगे आपके इसको सेकेंडरी कार्निवोर्स। दीज आर थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स। ये सभी थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स हैं, कार्निवोर्स हैं यानी फ्लैश ईटर्स हैं, और ये फीड करेंगे सेकेंडरी जो भी सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होंगे उन पर ये फीड करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हैं स्नैक्स, वुल्फ्स एंड लार्ज फिशेस। इसमें हम लोग स्पेशली स्नैक्स एंड वुल्फ्स को देखते हैं। क्वाटरनरी कंज्यूमर्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे ओमनिवोरस है, टॉप लेवल कार्निवोर्स इस कैटेगरीज में आते हैं। दीज आर फोर्थ ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर्स एंड टॉप कार्निवोर्स अडेप्टेड टू फीड ऑन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है, और ये जो है ना, ये सब तरह के ओमनिवोर्स हैं, तो हर एक लेवल के एनिमल्स को पर ये फीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लायन, वल्चर एंड हॉक। अपने को छोड़ के ये किसी भी एनिमल्स पर ये फीड कर सकते हैं, इसलिए इन्हें टॉप लेवल कार्निवोर्स कहा जाता है। अब अगर कुछ अदर कंज्यूमर्स की बात करें, ठीक है, जो कि डिकम्पोजर नहीं है, कंज्यूमर है लेकिन डिकम्पोजर नहीं है, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, वो डिफरेंट जो सड़े गले रिमेन्स है उस पर फीड करेंगे, और उसके बाद में वो इस लायक उस कॉम्प्लेक्स फूड को वो बनाएंगे जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं एज अ डिकम्पोजर्स और ट्रांसफॉर्मर्स उस पर एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी आएंगे, इसको हम लोग कहते हैं डेट्रीवोर्स। दीज आर फिफ्थ ऑर्डर कंज्यूमर्स। पैरासिटिक प्लांट्स इस कैटेगरी में आते हैं, उसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं वो भी आते हैं इसमें डेट्रीवोरस में, और ये फीड करते हैं डेड रिमेन्स पे। ठीक है, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल और प्लांट्स पे ये कंज्यूम करेंगे, और इसमें बहुत सारे स्कैवेंजर्स और सेप्रोफाइट्स जो हैं वो आते हैं। तो एग्जाम्पल्स का मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है कि पैरासाइटिक प्लांट्स और फंजाई इसमें आएंगे। पैरासाइटिक प्लांट्स में हम लोग एग्जाम्पल्स कस्क्यूटा का देख सकते हैं,
इसके अलावा सेप्रोफाइट्स में हम लोग डिफरेंट मशरूम्स और फंजाई देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ अर्थवर्म भी देख सकते हैं। दे आर ऑल आर डेट्रीवोर्स, ये सभी के सभी डेट्रीवोरस एनिमल्स और प्लांट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? दीज आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, डिकम्पोजर्स फीड ऑन डेड प्रोटोप्लाज्म। ये क्या करेंगे? जितने भी डेड रिमेन्स हैं जो कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो चुके हैं आपके जो भी डेट्रीवोरस हैं उनके द्वारा, उस पर ये फीड करेंगे और उनके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उनका ब्रेक डाउन करा देंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। ठीक है, इसलिए इन्हें ट्रांसफॉर्मर्स भी कहा जाता है। द सिंपल ऑर्गेनिक मैटर्स आर फर्दर डिग्रेडेड बाय अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स। अब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंज्यूम के लायक ये हो चुका होता है और ये उस अपने कंजम्पशन के प्रोसेस में इसे ट्रांसफॉर्म भी करते जाते हैं इनटू सिंपलर, मतलब कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि ये क्या करते हैं ना, जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज करा देते हैं। दस डिकम्पोजर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द डायनेमिक नेचर ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी कुछ फंजाई और बैक्टीरियाज आते हैं। अब अगर कुछ प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट की बात की जाए, कितने प्रोडक्टिव हैं, तो यूज़ के सेंस में तो हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन इकोलॉजी के सेंस में कुछ नेट और ग्रॉस प्रोडक्टिविटी जो होती है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि फॉरेस्ट में जो प्रोडक्टिविटी है उसका स्टेटस क्या है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो वेरी इन देयर ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। जितने अलग अलग फॉरेस्ट हैं उसमें उनकी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी जो है वो वेरी कर जाती है और सबसे हम लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि हायर प्रोडक्टिविटी किस में होगा और लेस प्रोडक्टिव कौन सा होगा। तो जो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होता है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है और इसके अलावे कुछ कुछ जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं वो भी प्रोडक्टिव होते हैं। जस्ट ट्रॉपिकल के बाद में टेम्परेट फॉरेस्ट और सबसे कम जो फॉरेस्ट प्रोडक्टिव फॉरेस्ट होता है वो होता है थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ ग्रॉस प्रोडक्टिविटी के सेंस में हम लोग बात कर लेते हैं। अब अगर जो भी हमने पढ़ा सारा, अभी तक हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया है और जितने भी बातों को हमने डिस्कस किया है, अगर इसे कंक्लूड करने की कोशिश करें कि फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ है ऐसा और क्या करना चाहिए हमें फॉरेस्ट को बचाने के लिए। और गवर्नमेंट जो है हमारी डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स हैं इंडिया की और अलग अलग कंट्रीज़ की, जहाँ पर भी फॉरेस्ट डोमिनेटिंग कंट्रीज़ हैं, तो वो क्या कर रही हैं और हम क्या कर सकते हैं एज टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट। तो इस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है अभी तक। कुछ ग्लिम्पेज है ये, कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ उठाया है, उसके अलावा आप सोच सकते हैं, आपके सोचने के लिए काफ़ी है ये। In recent years, due to massive deforestation, equilibrium of nature has already been destroyed. जो इक्विलिब्रियम का नेचर है ना, मतलब इक्विलिब्रियम है नेचर का, मतलब उसकी जो संरचना है अभी तक जो कि स्टेबल थी वो अनबैलेंस हो रही है। और इस अनबैलेंस हम बहुत बार हम लोग इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में के जंगल में जो फायर लगा था, फॉरेस्ट फायर, उससे हम देख सकते हैं। कैलिफोर्निया जो के जंगल में, फॉरेस्ट में बहुत सारा वहाँ पर भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट फायर को। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके अलावा हम लोग अपने डिफरेंट नीड्स के लिए डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और हमारा पॉपुलेशन इतना ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके लिए। तो ये बहुत ही, इसकी वजह से फॉरेस्ट जो है डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। अब क्या करना है, इसे रिस्टोर करना है। ठीक है, तो अब क्या काम है, हमारी ही ड्यूटी है कि जब हमने इसे बिगाड़ा है तो बनाना भी हमारा ही काम है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो टू रिस्टोर द नॉर्मल इकोलॉजिकल कंडीशंस अ नंबर ऑफ मेजर्स वेयर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे मतलब जो मेजर्स हैं, स्टेप्स हैं, वो लिए जा चुके हैं। उसके अलावे भी अभी भी ये बहुत ही कम है। ठीक है, according to the location, ecology and economic considerations, several forests were declared protected and reserved. और गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितने भी फॉरेस्ट जो अपने मूल रूप में अभी भी कुछ बचे हुए हैं, कंप्लीटली तो नहीं अपने मूल रूप में है, लेकिन हाँ अभी भी
उनका जहाँ पर भी कंसीडरेबल अमाउंट है उनके फॉरेस्ट कवर का, उसे रेस्टोर और प्रोटेक्टेड करने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट रिजर्व बना के रखे गए हैं। टू प्रिजर्व द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो इंडिया, बांग्लादेश और कुछ कुछ रीजन बर्मा का, ये मतलब म्यांमार का, ये तीनों ही कंट्रीज जो है वो मिल कर के शेयर करते हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा शेयरिंग होता है बांग्लादेश और इंडिया में, जो कि सुंदरबंस के नाम से हम लोग जानते हैं उस मैंग्रोव फॉरेस्ट को। और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने इसे एक प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर, सुंदरबन बायोस्फीयर के रूप में, जैसा ही ये प्रेजेंट है नेचर में उसी फॉर्म में इसे प्रोटेक्टेड फॉर्म में इसे रखा है। और वहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं, उसे डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। और हम लोग देखते हैं बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, उसके अलावा नेशनल पार्क्स हैं। इसमें भी कोशिश किया गया है कि एनिमल एज वेल एज जो फॉरेस्ट है वहाँ का, उसे कंजर्व किया जा सके। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट उठा सकते हैं। उसके अलावा हम लोग अपने लेवल, जिस भी जगह पर हम रहते हैं वहाँ पर अगर हमारे पास कुछ बेयर लैंड है, ठीक है, स्पेशली हम लोग देखते हैं क्योंकि इंडिया में हम, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ झारखंड स्टेट में, तो यहाँ पर बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं ना, यहाँ पर उनके बीच में कमेटियाँ बनी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो अपने आसपास के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो पेड़ लगाते हैं हर बार, क्योंकि बहुत सारा ऐसा पेड़ होता है, जैसे हम लोग शौर्या रोबस्टा की ही बात कर लें, ठीक है, साल का जो फॉरेस्ट होता है वो कभी भी आर्टिफिशियली रीजेनरेट नहीं होता है। उसके जो सीड्स हैं उसे जर्मिनेट होने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट और प्रॉपर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट वाले क्लाइमेट में, फॉरेस्ट वाले एनवायरनमेंट में ही वो मिल सकती है, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट में ही ग्रो कर सकता है। तो इस टाइप के बहुत सारे फॉरेस्ट डोमिनेटिंग प्लांट्स होते हैं जो कि वो फॉरेस्ट में ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस यूनिक जो इसकी डाइवर्सिटी है फॉरेस्ट की, इसे बचाने के लिए वी हैव टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। हमें सिर्फ प्रोटेक्ट मतलब सिर्फ कहना नहीं है, उसमें जहाँ पर भी एक भी प्लांट को अगर हम लोग बचा पाते हैं और एक प्लांट को हम लगा पाते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोगों को ये इनिशिएटिव लेना है। तो ये कुछ मेरा मैसेज था और उम्मीद है कि आप लोग, जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है इस लेक्चर के माध्यम से, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में, कुछ इंडियन फॉरेस्ट के बारे में, सारा कुछ, वो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर मेरा वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे और आपको लगे कि ये आपके बहुत ही काम आ सकता है, आपके फ्रेंड्स के काम आ सकता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरीके की बहुत सी वीडियोस जो है वो मैं कंटिन्यूअस डालती हूँ। और इसके अलावा बहुत सारे बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड भी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, एनाटॉमी, इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस मैं डालती रहती हूँ बीच बीच में। तो अगर मेरा ये लेक्चर यूज़फुल लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिव मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।